नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान का बजट करने वाले हैं आज, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ना केवल आरएस बल्कि सभी एग्जाम्स में से यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं और आरएस में तो 5 से 6 सवाल पूछे जाते हैं। तो अच्छे से कवर करना है, 2 हिस्सों में कवर करेंगे। छोटे छोटे 2 सेशन यहाँ पर रहेंगे और आपसे उम्मीद रहेगी कि हर एक वीडियो को आप 2 बार अगर देख लेंगे निश्चित रूप से, तो बजट का जो आपका जितने भी सवाल हैं लगभग सभी सवाल सही हो जाएंगे, कोई भी सवाल गलत नहीं हो सकता। चलिए शुरू करते हैं बिना ज्यादा टाइम लिए। देखिए, राजस्थान बजट 2021-22 की बात करते हैं, क्योंकि बजट जो है वो पूर्वानुमान ही होते हैं। और 24 फरवरी 2021 को बजट पेश किया गया। किसके द्वारा? माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी के द्वारा इस बजट को पेश किया गया, सीएम जो है उनके द्वारा। और इसकी सबसे बड़ी खासियत, एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए चलना है, प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट है, जो कि कागज पे पेश नहीं किया गया। पहला डिजिटल बजट या फिर पहला पेपरलेस बजट इसको कह सकते हैं। आगे चलिए, डेटा बहुत सारे मिलेंगे, चलिए अच्छे से देखते हुए चलिएगा। अब उसके बाद हम सब जानते हैं कि कोरोना ने कितना हालत खराब की थी हमारी सबकी, कितनी ज्यादा। तो कोरोना के लिए कोरोना जागरूकता अभियान सरकार के द्वारा चलाया गया। कब से कब तक चला गया? सॉरी, 22 जून से 7 जुलाई 2020 तक कोरोना जागरूकता अभियान चलाया गया। ध्यान रखिएगा, 22 जून से 7 जुलाई 2020। उसके बाद इस अभियान की थीम क्या थी, इस अभियान की और क्या क्या खास बातें थी, एक बार फटाफट से देख लीजिएगा। राजस्थान सतर्क है, अभियान का नाम क्या था? राजस्थान सतर्क है, ये तो था उसका नाम। थीम क्या थी? थीम ये थी कि खुद के स्वास्थ्य का खुद ख्याल रखें। सरकार कह रही है भाई अपना ध्यान खुद रखो, इतनी ज्यादा आबादी है, प्रशासन जो है वो कम है, जो महामारी है बहुत भयंकर है, विकराल है, तो अपना खुद से ध्यान रखें आप। ये इसकी क्या थी? थीम। खुद के स्वास्थ्य का खुद ख्याल रखें, ये इसकी हो गई थीम। इसके अलावा अब बात करते हैं प्रमुख मॉडल की। मॉडल किसे कहते हैं? मॉडल यानी एक ऐसा प्रतिरूप जिसके पद चिन्हों पर चलने की जो है अपेक्षा की जाती है, जो अच्छा कार्य करता है किसी क्षेत्र में, मॉडल कहलाता है कि इस क्षेत्र का जो मॉडल है एक अच्छा वो है। तो कोरोना महामारी जब फैली तब सबसे पहले रामगंज में जिस तरीके से प्रबंधन किया गया कोरोना का, वो बहुत बेहतरीन था। तो देखिएगा 4 मॉडल निकल के आते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला जो मॉडल है रामगंज, रामगंज यानी कि जयपुर। ध्यान रखिएगा, जिलों के नाम भी कई बार साथ में पूछ सकता है वो। तो ये हो गया कहाँ? जयपुर। उसके बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा मॉडल। तीसरा गादोला मॉडल, ये था चित्तौड़गढ़ में, ध्यान रखिएगा, चित्तौड़गढ़। और चौथा जो था वो सरोदा, यानी कि कहां पर है? डूंगर। ये 4 मॉडल ध्यान रखिएगा। कौन कौन से? रामगंज, भीलवाड़ा, गादोला और सरोदा, ये 4 मॉडल हैं। इनके अलावा भी सवाल अगर ये भी पूछ सकता है कि ये कहां पर है? सरोदा डूंगरपुर में और गादोला चित्तौड़गढ़ में, ध्यान रखना। आगे चलिएगा नेक्स्ट। अब देखिएगा सरकार ने क्या किया, क्योंकि महामारी जब फैली तो बहुत सारी तैयारियां करनी थी, तो अपनी तैयारी को 0 से शुरू किया। आरटीपीसीआर की जो जांच होती है, उस जांच को 70,000 जांच प्रतिदिन की क्षमता तक लेकर के आए। यानी कि एक दिन में कितनी जांचें? 70,000 जांचें करने की जो क्षमता थी हमारी, वो हमने विकसित कर ली। ये बड़ी अच्छी चीज थी। ये कलर ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ओके, अब देखिए सरकार ने क्या किया, एक विशेष कोविड पैकेज दिया। कि सरकार ने कहा कि बहुत सारे लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया है और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका रोजगार बंद हो गया है, जो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो उन सब लोगों के लिए क्या सहायता राशि जो है, किस तरीके से सरकार उनकी सहायता कर सकती है, उनको जीवन यापन में थोड़ी सी हेल्प कर सकती है। तो सरकार के द्वारा एक विशेष कोविड पैकेज दिया गया, जिसके अंदर सबसे पहले तो क्या किया गया, 3500 रुपए दिए गए एक मुश्त। उसके बाद 1,000 रुपए की 2 किस्तें, यानी कि 2,000 रुपए 2 किस्तों के रूप में दिए जाने की घोषणा की। 3500 तो दे चुके थे, 2,000 की और बात कह दी सीएम साहब ने, किसमें? बजट में। और ये किसको मिले? 33 लाख परिवारों को मिले। और कौन से 33 लाख परिवार? असहाय, निराश्रित और गरीब, यानी कि जिनको वास्तव में आवश्यकता थी, जिनको लग रहा था कि अगर नहीं काम करेंगे तो खाएंगे क्या, भूखे मरने की स्थितियां आ गई थी। तो उन सभी के लिए एक बहुत अच्छा ये सहानुभूतिपूर्ण और एक जन कल्याण का बहुत अच्छा ये कदम था। तो ये देखते हुए चलिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई।
क्या नाम था? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इसमें क्या था, सरकार ने कहा हम 50,000 रुपए तक का लोन देंगे बिना ब्याज के, ताकि कोई छोटा मोटा काम धंधा जो आप कर रहे हैं, ऑलरेडी जो कर रहे हैं वो भी, या फिर अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, तो आप एक नया जो काम धंधा है छोटा मोटा तो शुरू कर ही सकते हैं। 40-50 हजार में कुछ छोटा मोटा जो है काम वो शुरू किया जा सकता है। तो देखिएगा एक बार इसके जो पात्र थे योजना के, वो थे कौन? स्ट्रीट वेंडर्स, यानी कि गली में ठेले वेले लगाने वाले, गली के रोड के दोनों तरफ जो रहते हैं सामान बेचने वाले। सर्विस सेक्टर्स के युवा, क्योंकि सर्विस सेक्टर भी महामारी से ग्रस्त हो गया था, ज्यादातर की नौकरियां चली गई थी। हालांकि जो बड़ी कंपनीज थी उन्होंने तो वर्क फ्रॉम होम का कर दिया था मामला, लेकिन फिर भी जिनकी नौकरी चली गई है, जिनके पास करने को कुछ नहीं और जेब में पैसे नहीं, या फिर बेरोजगार लोग जो जिनके पास काम ही नहीं है, तो उन सभी लोगों के लिए 50,000 रुपए तक का लोन जो है सरकार ने कहा, कितना पात्रता राशि क्या है? 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण। कितनी बड़ी बात है कि ब्याज नहीं लेंगे, जितना आप दे रहे हो, जितना आप ले रहे हो हमसे उतना ही चुका देना, 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है हमें, लेकिन आप अपना कुछ काम धंधा जो है वो शुरू कीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। देखिएगा बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है, 17 दिसंबर 2019 से शुरू की गई है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। अब सवाल ये आता है कि बजट तो पढ़ रहे हैं अभी का, और योजना 2019 की क्यों भाई? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा ये की थी कि इस योजना का दायरा बढ़ाएंगे। भाई देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि दायरा बढ़ाकर आगामी वर्ष में 10,000 लघु उद्यमियों को 50 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई कि इस योजना में जो है वो ब्याज अनुदान देने की बात हो रही है। ये योजना केवल और केवल ब्याज अनुदान देना चाह रही है हमें। तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा भाई? अलग अलग जो है उद्योगों की श्रेणी है, उसके आधार पर ये योजना है। देखिएगा इस योजना में सबसे बड़ी बात, अगर सवाल आता है कि इस योजना में कितने रुपए तक देती है सरकार, 10 करोड़ रुपए तक के ऋण दिए जाते हैं। किसमें? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। और कौन कौन से क्षेत्रों में? विनिर्माण, व्यापार और सेवा के क्षेत्र में। अब देखो ब्याज अनुदान कितना मिलेगा ये तो बताओ। 10 करोड़ तक तो दे रहे हो, उसको भी डिवाइड कर दिया। 10 करोड़ तक जो देने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। देखिएगा कौन से 3 हिस्से? पहला 25 लाख रुपए की तक की जो राशि है, अगर आपने 25 लाख रुपए तक का ऋण लिया इस योजना के तहत, तो आपको 8% ब्याज अनुदान मिलेगा, यानी कि 8% जो है वो इंटरेस्ट में सब्सिडी आपको मिलेगी। उसके अलावा 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक तो आपको मिलेगा 6% ब्याज अनुदान। और अगर 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में आप लेते हैं इस योजना के तहत लोन यानी कि ऋण, तो फिर आपको 5% ब्याज अनुदान। ये दर अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि पूछा यही जाएगा। 3 श्रेणियां हैं। 25 लाख रुपए तक कितना अनुदान? 8% यानी कि 8%। 25 लाख से 5 करोड़ 6%, और 5 से 10 करोड़ 5%, यानी कि ये आंकड़ा जो है ना 865 ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। बैक टू स्कूल कार्यक्रम, ये बड़ा अच्छा था। देखिए अब इतने साल, 1-1.5 साल लगभग मामला पूरा फंसा रहा, बच्चे जो है स्कूल नहीं गए और पूरा ऐसे अस्त व्यस्त हो गया, पढ़ाई भूल गए, मोबाइलों में मोबाइल चलाने लग गए, जैसे भी नॉर्मल सारी चीजें आपको पता ही है। तो अब उनको जो पहले का जो आता था वो भी भूल गए, छोटे बच्चे थे क्योंकि इतना ज्यादा टच में नहीं थे तो भूल गए, खेलकूद में व्यस्त हो गए। तो अब सरकार ने एक नई स्कीम चलाई। सरकार ने कहा कि अब कैसे वापस से उनको विद्यालय की तरफ खींचा जाए। तो सरकार ने कहा कि पाठ्य पुस्तक तो पहले फ्री देते थे, मतलब सरकारी स्कूलों में पहले से मुफ्त मिलती थी जो किताबें थी। अब उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म भी दो इनको फ्री में, वो टेंशन भी खत्म की ड्रेस सिलवानी है। तो इस बार उन्होंने यूनिफॉर्म फ्री कर दी। फ्री यूनिफॉर्म दे करके और बच्चों को एक रिझा करके स्कूल बुलाने का जो प्रोग्राम था कि जो लोग स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, जिनको थोड़ी बहुत भी आर्थिक समस्या है, तो उन सभी को कैसे ना कैसे स्कूल लेके आओ। बैक टू स्कूल प्रोग्राम बड़ा एक अच्छा प्रोग्राम था, तो ये छोटा सा ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फिर से सवाल जहन में आ रहा है कि बार बार ऐसी योजनाओं को हम क्यों पढ़ रहे हैं जो बहुत पहले चल चुकी हैं। जो योजना 2006 में शुरू हुई उस योजना को हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि स्टार्ट तो कब हुई थी? 2 फरवरी 2006 में शुरू हो गई थी। तो अब पढ़ने का रीजन क्या? अब पढ़ने का रीजन सबसे पहला ये क्योंकि बजट पढ़ रहे हैं और बजट में क्या जो प्रावधान किया था इस योजना से संबंधित वो सुनिए। सबसे पहले प्रावधान ये था कि इस योजना के तहत 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है, लेकिन इस बजट के अंदर मुख्यमंत्री जी ने कहा
कि कथौड़ी, सहरिया और जो विशेष योग्यजन श्रमिक हैं, कथौड़ी, सहरिया और विशेष योग्यजन जो श्रमिक हैं, उनको स्पेशली 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाए। कितना? 200 दिन का। ये देखिएगा बजट में इसलिए क्योंकि इनको क्या कहा, इनको 200 दिन का रोजगार दो भाई। और किस किस को ध्यान रखना? सहरिया, कथौड़ी और विशेष योग्यजन जो श्रमिक हैं उनको। तो इसलिए चर्चा में थी बजट में। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसकी मूल जो भावना थी, मूल स्वरूप जो था वो क्या था। 2006 में शुरू हुई 2 फरवरी को। अब देखिएगा इसके भी ये जो 2-3 हैं चरण, ये समझिएगा। जब ये 2 फरवरी 2006 को शुरू हुई तो 200 जिलों में शुरू हुई, पूरे देश में नहीं शुरू हुई। ओनली स्टार्टेड इन 200 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आवर कंट्री। लेकिन उसके बाद 1 अप्रैल 2008 को ये योजना पूरे देश में लागू हो गई। तो ये इसका एक दूसरा चरण कह सकते हैं। जैसे हम आयुष्मान भारत राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना पढ़ते हैं, उसमें जैसे अभी 30 जनवरी 2020 से नया चरण जो शुरू हुआ था, ठीक वैसे ही इसके कुछ चरण हैं कि 2 फरवरी 2006 से ये शुरू हुई 200 जिलों में, 1 अप्रैल 2008 से पूरे देश में। देखिएगा 6 से 8 पे आ गए और 8 से कहाँ पे आ गए? 9 में। तो 9 में कब आ गए? बापू के बर्थडे पे आ गए, 2 अक्टूबर 2009 बापू का बर्थडे आया। हमने कहा भाई क्या गिफ्ट दें बापू को, क्या चाहिए? बापू ने कहा मेरे नाम से योजना कर दो। तो क्या किया हमने? बोला चलो ठीक है भाई। नरेगा को क्या कर दिया? मनरेगा कर दिया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है। अब यहां से देखिए इसका जो क्रियान्वयन है वो किसके द्वारा किया जाता है? ग्राम पंचायत के द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है। ध्यान रखना, हमेशा ग्राम पंचायत के द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है। अब इसमें 2 दरें पढ़ते हैं हम। कौन कौन सी 2 दरें पढ़ते हैं? एक तो कुशल और एक अकुशल। दोनों मजदूरों को कितने कितने राशि दी जाती है वो देखते हैं। तो कुशल को मिलते हैं 276 और अकुशल को मिलते हैं 252। 276 मिलते हैं किसको? कुशल को, और अकुशल को मिलते हैं 252। ये ध्यान रखना बाई चांस अगर पूछ ले तो, क्योंकि ये अभी हाल ही में चेंज किए हैं। 252 रुपए प्रतिदिन के, ये दिहाड़ी है, ध्यान रखना। डेली वेजेज जिसको बोलते हैं, दैनिक मजदूरी जो है वो ये है। नेक्स्ट देखिएगा, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात की गई इस बजट में कि राजस्थान जो है उसको, वहां पर भी सीएम साहब ने कहा कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात करेंगे। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी कि राज्य का प्रत्येक नागरिक जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस के सिस्टम में आ जाए, उसको हम हेल्थ कवरेज दे पाए, उसका बीमा सुनिश्चित कर पाए, उसके स्वास्थ्य की देखभाल हम सुनिश्चित कर पाए प्रत्येक नागरिक की राज्य की। बड़ी अच्छी बात है। तो साहब आपने क्या किया इसके लिए? तो इसके लिए पहले राजस्थान सरकार ने 2019 में एक योजना शुरू की थी, आयुष्मान भारत राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। ध्यान होगी आपको। अब लेकिन उस योजना का जो नवीन चरण चलाया 30 जनवरी 2020 से, वहां पर भी इसका जो है वो दायरा नहीं बढ़ाया गया, इसमें और ही प्रावधान कुछ जोड़ दिए गए। अब उसके अंदर जो परिवार शामिल थे वो कौन कौन से थे? वो थे केवल NFSA यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो परिवार शामिल थे वो, और सामाजिक आर्थिक जनगणना के तहत जो शामिल थे वो परिवार इसमें सम्मिलित थे, साथ में लघु और सीमांत कृषक। अब भाई बात हुई कि बाकी सबको कैसे शामिल करोगे, इस बारे में बात हुई थी बजट में। ध्यान रखना, बजट के बाद 1 मई को योजना आई। कौन सी? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की घोषणा के बाद, और उसमें उन्होंने कहा कि भाई पूरा मामला सेट है, हर एक नागरिक जो है वो हेल्थ कवरेज में आएगा, यानी कि प्रत्येक नागरिक जो है उसका स्वास्थ्य का देखभाल की गारंटी जो है हम लेंगे। लेकिन बदले में क्या लेंगे? केवल 850 रुपए का प्रीमियम लेंगे, मंथली प्रीमियम लेंगे। 850 वार्षिक प्रीमियम लेंगे, वार्षिक 850 रुपए ये प्रीमियम लेंगे। किसमें? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021। पूरी कहानी समझ में आ रही है आपको? 1 सितंबर 2019 से आयुष्मान भारत आई, इसका नवीन चरण आया। आयुष्मान भारत में जो केंद्र राज्य का अनुपात था वो भी आप देख लीजिएगा एक बार। केंद्र राज्य अनुपात जो था 21-79 का अनुपात था। साथ में योजना क्या थी? योजना ये थी कि प्रत्येक परिवार को 1 वर्ष के लिए 5 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाएगा। और वो 5 लाख रुपए जो थे उसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया कि जो 50,000 हैं, 50,000 जो है वो तो किसके लिए? सामान्य बीमारी के लिए भाई। और जो 4.5 लाख रुपए हैं, 4.50 लाख, वो गंभीर बीमारी के लिए दिए जाएंगे।
और अभी वर्तमान में चिरंजीवी योजना में कितनी बीमारियों को शामिल कर लिया गया? लेटेस्ट जो आंकड़ा है वो है 1579, यानी कि 1579 बीमारियों को शामिल कर लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट आगे देखिएगा। अब सवाल ये आता है कि चिरंजीवी योजना में ऐसे कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, ऐसी कौन कौन सी जो है श्रेणियां हैं जिनको प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा, प्रीमियम फ्री हैं जो कैटेगरीज, वो कौन कौन सी हैं? वो इसलिए क्योंकि आयुष्मान भारत और ये दोनों सेम ही तो है। चिरंजीवी योजना तो उन लोगों को कवर कर रही है जो आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आ रहे थे, और उनसे क्या ले रही है बदले में? प्रीमियम ले रही है। तो ध्यान दीजिएगा कौन कौन से लोग हैं जिनसे प्रीमियम नहीं लिया गया? NFSA वाले, SECC यानी कि सामाजिक आर्थिक जनगणना वाले, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वाले, राजस्थान सरकार की जो संविदा कर्मी है विभिन्न विभागों के, उनसे भी ये प्रीमियम नहीं लिया जा रहा है, वो भी निःशुल्क इस योजना के पात्र हैं। चिरंजीवी के ध्यान रखना। लघु और सीमांत कृषक जो कि रजिस्टर्ड है, वो भी निःशुल्क इस योजना के पात्र हैं। इसके अलावा कोविड अनुग्रह राशि प्राप्त परिवार, कैसे भाई? जिन लोगों ने, अच्छा कोविड अनुग्रह राशि किसको मिलेगी? कोविड अनुग्रह राशि उसको मिलेगी जिसने इस महामारी के दौरान किसी अपने को खोया है, जिसके परिवार में से किसी व्यक्ति का साया जो है बाकी के सिर से उठ गया है। तो ऐसे व्यक्तियों को जो है इस योजना में, ऐसे परिवार को निःशुल्क शामिल किया गया, उनसे कोई प्रीमियम नहीं लिया गया। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो ये जो है प्रीमियम फ्री कैटेगरीज है। तो ध्यान रखना, अगर सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सी श्रेणी जो है जिसको प्रीमियम नहीं देना पड़ रहा है, जो बिना प्रीमियम के ही चिरंजीवी योजना की पात्र है, तो वो इन पांचों में से सवाल आप ध्यान से अच्छे से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, देखिएगा बार बार इन सारी योजनाओं की बात कर रहे हैं जो कि आज से कई साल, 8-8, 10-10 साल पहले शुरू हो गई हैं। वो इसलिए क्योंकि बजट में चर्चा है। देखिए, चर्चा थी मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की, बाकी की इसलिए लिख दी ताकि निःशुल्क जांच योजना और दवा योजना आसपास से शुरू हुई है, तो आपको अच्छे से याद रहे। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना कब शुरू हुई? 2 अक्टूबर 2011, वही बापू के बर्थडे पे, है ना। बहुत सारी योजनाएं शुरू हो रही है ना, देख लो, याद रखो आप। मनरेगा का नाम भी चेंज अभी हुआ था 2009 में, याद आ रहा है वापस से। फिर है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, कब शुरू हुई? 7 अप्रैल 2013, विश्व स्वास्थ्य दिवस। छोटी छोटी चीजें लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको याद रखिएगा ना। उसके अलावा अब देखो इस योजना में क्या किया इन्होंने, निःशुल्क जांच योजना में पहले जांचें कम होती थी, अब जांचें बढ़ा दी। 4 जो अलग अलग कैटेगरीज हैं हॉस्पिटल्स की, उन सभी कैटेगरीज में जो जांचें थी वो बढ़ा दी गई हैं। अब कितनी है देखिएगा, PHC यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, यहां पर कितनी जांचें हो गई अब बढ़ा करके? ये बढ़ी हुई हैं। पहले कितनी थी उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। 61 होती हैं फिलहाल, 61 तरह की जांचें होती हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे। और CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 95, 95। SDH यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यानी कि उप जिला अस्पताल जो है, वहां पर कितनी जांचें हो रही हैं? 109 यानी कि 109, 109 तरह की जांचें हो रही हैं। उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वहां पर 133, 133 प्रकार की जांचें हो रही हैं। ध्यान रखना, 61, 95, 109 और 133। सबसे ज्यादा संभावना है कि 133 आपसे पूछ ली जाए कि कुल जांचें जो है वो कितनी हो रही है निःशुल्क जांच योजना के तहत। तो उसमें कुल जांचों का मतलब होगा जो सबसे ज्यादा जहां हो रही है वो कुल है, कितनी हो गई? 133। इसमें ये 61 भी शामिल है, 95, ये सभी शामिल है, क्योंकि धीरे धीरे ये बड़े लेवल पे आ गया। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा से 11 में शुरू हुई, 13 में शुरू हुई, इन दोनों के बीच में एक योजना और आई, मुख्यमंत्री निःशुल्क पशुधन दवा योजना। ये कब शुरू हुई? ये हुई 2012 में। तो ध्यान रखना, 2 और 10 कितने होते हैं? 12 होते हैं ना, लेकिन यहाँ पर एक क्या कर दिया? कम कर दिया, यानी कि 2, 10, 11 हो गए। 7 और 4 होते हैं 11, यहाँ 2 बढ़ा दिए, 7, 4 कितने हो गए? 13। कैसे भी याद रखना है, लेकिन याद रखना है, तारीखें भी याद रखनी है, फैक्ट्स भी याद रखने हैं, सब कुछ याद रखने का खेल है। ज्यादा कुछ नहीं है, आपकी माइंड की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, आराम से आपको याद हो जाएगा। एक बार नहीं 2 बार आप सुन लोगे ना, केवल आप क्लास को सुन लेना, डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र। बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जिनकी स्थापना की गई, कब इस बजट के अंदर घोषणा की गई कि हम यहाँ पर फला स्थान पर फला सेंटर जो है वो एस्टेब्लिश करेंगे, स्थापित करेंगे। तो अब एक बार देखिएगा कौन सी जगह कौन सा सेंटर स्थापित किया गया।
राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? अजमेर में स्थापित किया गया, मतलब कि घोषणा हो गई है कि यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, किया जा चुका नहीं है ना। तो इसको समझिएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ये कहाँ है? जयपुर। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है ना ये, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, ध्यान रखिएगा ना। सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ है? क्योंकि बात आयुर्वेद की कर रहे हैं ना, तो आयुर्वेद की यूनिवर्सिटी जो है राजस्थान में वो कहाँ है? वो है जोधपुर में। पहले इसका नाम केवल आयुर्वेद विश्वविद्यालय था, लेकिन बाद में हो गया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ है? जोधपुर। और इसके अलावा रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट ये भी कहाँ है? जोधपुर में। आगे और बात करेंगे, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म। पंचकर्म का विश्व स्तरीय उत्कृष्टता केंद्र, शुद्ध हिंदी में अगर बात करेंगे तो वो कहाँ पर है? वो भी जोधपुर में खुला है। अभी आगे बात करेंगे, धीरे धीरे तमाम बजट के सारे बिंदु यहाँ पर फिनिश करते हुए चलेंगे, मजा आ जाएगा आपको। बिल्कुल सवाल जो है यहाँ से जो भी सवाल आया आप उसको सही आराम से करके आएंगे, बस आप इसको क्लास को अच्छे से देखिएगा। कैंसर सेंटर ये कहाँ पर है? जयपुर में, ध्यान रखना। कैंसर रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट अभी बात की थी जोधपुर में, कैंसर सेंटर जयपुर में। और अगर सवाल आ जाए कि कैंसर के सब सेंटर कहाँ है, वो दो है। कौन कौन सी जगह? झालावाड़ और बीकानेर। कैंसर उप केंद्र जो है वो है झालावाड़ और बीकानेर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी और इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, ध्यान रखना दो नाम है, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी और दूसरा है इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। ये दोनों जो हैं जयपुर में स्थापित किए जाएंगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को अच्छे से याद रखना है। तो ये सारी चीजें अच्छे से देखते हुए चलेंगे। इसके अलावा है न्यूरोवास्कुलर एंजियोग्राफी लैब, ये ब्रेन स्ट्रोक्स वगैरह जो होते हैं उनकी जांच के लिए कि कैसे क्या इसमें ट्रीटमेंट दिया जाए, उसके लिए ये लैब स्थापित किया जाएगा जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर। कौन सा? न्यूरोवास्कुलर एंजियोग्राफी लैब। कहां पर? एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर। और इसके अलावा उम्मीद पीजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैटरनिटी एंड नियोनेटोलॉजी, ये जो उम्मीद हॉस्पिटल है जोधपुर का, उसी के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। तो कहां पर स्थापित होगा? ये जोधपुर में। और पंचकर्म उत्कृष्टता केंद्र, जिसकी अभी भी बात कर रहे थे कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसको अगर हिंदी में पूछा जाए तो उत्कृष्टता केंद्र नाम से आपसे पूछा जाएगा, इंग्लिश में अगर आएगा तो आएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। और ये इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा पंचकर्म का जोधपुर के अंदर। तो इसका क्या होगा यहाँ आगे? ये भी जोधपुर। तो ये तमाम बातें हो गई, एक पार्ट जो है हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगले दूसरे हिस्से में करेंगे, जो पूरा जो बजट शेष है वो सारा वहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।